हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं, आगे वाली जो 2-3 चैप्टर बचे वो भी खत्म कर लेते हैं, फिर कल लास्ट लेक्चर हो जाएगा अपना ना। तो अपन ने अभी लास्ट लेक्चर कहाँ पे खत्म किया था, जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पे खत्म कर दिया था, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट अपन ने कर लिया था पूरा। अब अपन अभी करेंगे एक्सटर्नल सेक्टर, प्राइस इन्फ्लेशन एंड मीडियम टर्म आउटलुक, ठीक है। वो लेक्चर बड़ा हो जाता है इसलिए फिर मैंने भी गैप ले लिया, आपके लिए भी आसानी रहेगी। तो बाह्य क्षेत्र, कीमतें और मुद्रास्फीति और मध्यावधि परिदृश्य, छोटे छोटे टॉपिक है, खत्म कर देते हैं। ओके जी, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स, भाई एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है, बाहर से हम क्या ले रहे हैं क्या दे रहे हैं, आयात निर्यात, ये सब एक्सटर्नल सेक्टर में आते हैं। तो ग्लोबल जो ट्रेड है वो लगभग $33 बिलियन पहुंच चुकी है, ठीक है। और इसका आगे भी अपन देखेंगे कि भाई 1980s के दशक में कितनी थी ग्लोबल ट्रेड, और अभी 33 बिलियन पहुंच चुकी है। नंबर ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैज इंक्रीज। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट जैसे मान लो ये साउथ ईस्ट वाला हो गया, साफ्टा हो गया, साउथ एशियन कंट्रीज का हो गया, एशियान हो गया, ये रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स है ना। यूरोपियन नेशंस के अंदर जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, छोटे छोटे रीजन्स में जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं उनको रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। तो ये इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, रीजनल इंटीग्रेशन बढ़ता जा रहा है, ये भी एक ट्रेंड है, ठीक है। टेरिफ्स की बात करें तो नॉर्थ अमेरिकन एंड वेस्टर्न यूरोप यूज टेरिफ टू काउंटर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बाय ब्रिटेन। आपको पता ही है भाई, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रही थी, तो नॉर्थ अमेरिका और बाकी का जो यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप है, उनको बचना था, तो उस टाइम टैरिफ यूज किया था उन्होंने। तो तब से ही टैरिफ की प्रथा चली आ रही है, हिस्ट्री की बात करें तो तब से, ठीक है। और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रैटेजिकली खत्म करने के लिए तो आपको पता ही है ब्रिटेन ने कैसे आयात कर वगैरह और निर्यात करों में तो बहुत कम कर दिए थे, और आयात कर यहाँ से जो कच्चा जो रॉ मटेरियल जाता था तो उस पर तो कोई लगाते नहीं थे, और वहाँ से जो फिनिश गुड आता था उस पर बहुत कम कर होता था। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजिकली उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को ध्वस्त किया था। ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। टेरिफ्स दो टाइप के होते हैं, एक ट्रेड बैरियर्स दो टाइप के होते हैं, टेरिफ बैरियर होते हैं, नॉन टेरिफ बैरियर होते हैं। टेरिफ बैरियर जिसमें कर लगाया जाता है, नॉन टेरिफ बैरियर मतलब बैरियर तो है, बाधा तो है, लेकिन उसमें कर नहीं लगाया जा रहा। अब उसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेरिफ बैरियर में काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई देश, मान लो चाइना ही है, चाइना खिलौने बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर उनको बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहा है, सब्सिडी दे रहा है, तो उनके सस्ते में खिलौने बन रहे हैं, सस्ते में खिलौने बन रहे हैं, तो वो सस्ते में यहाँ बेच पा रहे हैं, और यहाँ पे सस्ते में बेचेंगे तो फिर यहाँ की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, खिलौने बनाने वाले जो लोग हैं, वो अपना सामान नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि चाइना सस्ता आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर 100 रुपए में, रुपए में बात करते हैं दोनों जगह, 100 रुपए में एक खिलौना बना रहा है, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट उसको 40 रुपए सब्सिडी दे रही है, तो उसे कितने का पड़ा, 60 रुपए का पड़ा। तो यहाँ पे वो 70-80 रुपए का आराम से बेच पाएगा, ठीक है, प्रॉफिट के साथ। सेम 100 रुपए में यहाँ पे कोई इंडियन बना रहा है, ठीक है। अब वो तो यहाँ पे प्रॉफिट जोड़ेगा 20 रुपए, तो 120 रुपए में पड़ेगा। अब सेम खिलौना यहाँ के मार्केट में इंडियन जो खिलौना 120 रुपए का पड़ रहा है, और चाइनीज 75-80 रुपए का पड़ रहा है। तो आदमी को क्या मतलब है भाई, सब में इतनी देशभक्ति थोड़ा ना होती है, तो वो तो 70-80 का ही खरीदेंगे। तो फिर यहाँ वाले तो इसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, रोजगार छिन जाएंगे, इकोनॉमी पीछे चली जाएगी। तो इसके लिए फिर क्या करती है इंडियन गवर्नमेंट, जैसे ही ये 70-80 रुपए बेचेगा, अब यहाँ पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देगी बॉर्डर पे गवर्नमेंट, इसको लगा देगी, मान लो 40 रुपए लगा दिए, ठीक है, 8 और 4 12, 120 रुपए का हो गया, या 50 रुपए लगा दिए मान लो, तो 130 रुपए का हो गया। अब कौन सस्ता है, अब इंडियन खिलौना सस्ता है, तो फिर इंडियन जो है माल ज्यादा बिकेगा, तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी हो गई, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गई, इंपोर्ट ड्यूटी हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग ड्यूटियां लगाई जाती है, उसको बोलते हैं टेरिफ, ट्रेड बैरियर। दूसरा होता है नॉन टेरिफ बैरियर। ट्रेड बैरियर के दो टाइप हो गए, टेरिफ और नॉन टेरिफ। टेरिफ मैंने पढ़ लिया। नॉन टेरिफ में क्या होता है कि अलग अलग मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे कोटा हो गया, कि भाई इतना परसेंट जो खिलौने हैं वो इंडियन उसी के होने चाहिए, बाकी जो इंपोर्ट है हम इतना ही लेंगे, बस 20% खिलौने ही इंडिया में बाहर के बिकने चाहिए, ये कोटा हो गया। या फिर ये जो चीज़ है आप इतनी परसेंट ही बाहर से ले सकते हो। इंपोर्ट लाइसेंसिंग हो गया, कि भाई इंपोर्ट करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत है, तो उससे भी चेक एंड बैलेंसेज रहेंगे। सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स होते हैं, ये स्पेशली यूरोपियन कंट्री जो जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, अमेरिका वगैरह, वो अपने ऊपर लगाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई खाने की चीज़ निर्यात हो रही है, फॉर एग्जांपल ब्रेड ही मान लेते हैं, या फिर कोई और स्पाइसेज मान लेते हैं, कि मसाले हैं, वो निर्यात हो रहे हैं अमेरिका में। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर लगाते थे, कि वो देखते हैं कि इन जो मसाले, इसमें क्या नाम है, पेस्टिसाइड्स का कितना यूज है, इसमें और भी बहुत सारे, इसमें न्यूट्रिशन कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं, ये सब चीज़ें एक मिनिमम लिमिट से नीचे ही पेस्टिसाइड होनी चाहिए, तभी वो निर्यात करने देंगे आपको। तो ये सब मेजर्स लगाए जाते हैं। टेक्निकल बैरियर्स होते हैं, कि भाई कौन सी मशीन आपने यूज की है ना, कौन सी टेक्नोलॉजी आपने यूज की है, ये सब भी टेक्निकल बैरियर भी लगा देते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी, भाई बहुत सस्ते में यहाँ पे यदि माल डंप कर रहा है चाइना, तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी हम लगा देते हैं। सब्सिडीज हो गया, है ना, सब्सिडी जब या तो
यहाँ पे काउंटर वैलिंग ड्यूटी लगा दो, या फिर इसको सब्सिडी दे दो। इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है 120 रुपये में बेच रहा था तो इसको सब्सिडी दे दो 40 रुपये की, तो ये भी 80 रुपये का पड़ जाएगा। 50, या तो इसको सब्सिडी दे दो 50 रुपये, या फिर इस पर सीवीडी लगा दो, तो सीवीडी इधर आती है, सब्सिडी इधर आती है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग मेजर्स होते हैं ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो सके, ठीक है साहब। ट्रेड बैरियर्स हो गए। अब आगे चलते हैं। HS 6 डिजिट, कोई भी सामान जो बाहर से आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, आयात निर्यात में जो सामान जा रहा है आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो कोड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं HS 6। द हार्मोनाइज सिस्टम बोलते हैं इसको। HS मतलब हार्मोनाइज सिस्टम। हार्मोनाइज सिस्टम इज ए स्टैंडर्डाइज न्यूमेरिकल मेथड ऑफ क्लासिफाइंग ट्रेडेड प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट ट्रेड होता है, हिंदी में भी अपन पढ़ लेते हैं, एक मानकीकृत संख्यात्मक विधि है जिसका उपयोग व्यापारिक उत्पादों के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। तो जो भी व्यापार के लिए उत्पाद यूज हो रहे हो ना, इस प्रणाली का संचालन वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन करती है। दो चीज हो गई इसमें, क्या 6 डिजिट होती है, 6 अंकीय कोड आवंटित किए जाते हैं, जिससे क्या है कस्टम जो डिपार्टमेंट है, चाहे पोर्ट पे हो चाहे एयरपोर्ट पे हो, यहाँ पे उसको पता लग जाता है कि यार ये जो 6 डिजिट से ये वाली प्रोडक्ट होगा, ये वाला उत्पाद होगा। अब उसके आगे पीछे जो कंट्री है वो भी अपना कुछ कोड निर्धारित करके उसको सब कैटेगराइज कर देती है। मान लो HS 6 डिजिट खाद्यान्न के लिए कुछ है, मान लो मुझे नहीं पता कैसा होता है, लेकिन M25RNT ये है मान लो, है ना। अब ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए कोड दे दिया। अब इंडिया इसके आगे 26 से 21 ये सब लगा देती है कि भाई ये गेहूं है, ये चावल है। तो कंट्रीज, देश इन 6 अंकों के आगे अतिरिक्त अंक जोड़कर अपने स्तर पर और अधिक विस्तृत वर्गीकरण कर सकते हैं कि खाद्यान्न ठीक है, खाद्यान्न में भी ये चावल के लिए ये कोड, गेहूं के लिए। तो इससे क्या आसानी हो जाती है कस्टम ड्यूटी लगाने में और मैनेज करने में आसानी हो जाती है। तो HS 6 अंकीय प्रणाली वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती है, ठीक है। अब ये दो इंपॉर्टेंट है भाई, आने के बहुत चांस है। देखो पूरे लेक्चर्स में मैंने कहीं ना कहीं टॉपिक शुरू होते ही एक बात जरूर बोली होगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अपने टेस्ट सीरीज में पूछ लिया गया है। तो या तो आप टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन रट लो या फिर यहाँ से आप कर लो, कोई इश्यू नहीं है ना। वो कर लिया और ये भी कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, दो बार आपको याद हो जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, एक कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, एक तो ये, और यूरोपियन संघ वनस्पति विनियमन, दो है। यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन, यार ये वनस्पति नहीं आएगा यहाँ पे, वनोन्मूलन मुक्तो, वनोन्मूलन विनियमन आएगा, ठीक है। डिफोरेस्टेशन वनोन्मूलन होता है, ठीक है। तो ये सही कर लेना आप, ठीक है। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होता है, मैं देसी भाषा में आपको समझ जाता हूँ कि होता क्या है कि ये पटेल समझते हैं अपने आप को। कौन? ये यूरोपियन यूनियन हो गई और ये अमेरिका हो गया, ये जितने भी डेवलप्ड नेशंस है ना, ये अपने आप को पटेल समझते हैं। ये समझते हैं कि देश दुनिया को बचाने का ठेका हमने ही ले रखा है। इनकी मूवीज भी ऐसी होती है, हॉलीवुड मूवी की, भाई पूरे दुनिया में कोई वायरस फैल कर हम बचा रहे। जब असली में होता है तो इनसे कुछ बस की बात नहीं है। कोरोना में क्या कर लिया इन्होंने, कुछ नहीं कर पाए। तो सेम चीज इन्होंने क्या है, कार्बन उत्सर्जन की हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा उत्सर्जित ये करते हैं पर कैपिटा, ठीक है, लेकिन बाहर वाले नहीं करने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में क्या किया इन्होंने कि बाहर से जो भी चीज ये आयात कर रहे हैं उस चीज को बनाने में कितना कार्बन उत्सर्जित हो रहा है, यदि ज्यादा कार्बन उत्सर्जित हो रहा है तो उस पर ज्यादा आयात कर ये लगा देंगे ताकि वो डिस्करेज हो, ताकि वो आयात न कर पाए। वो महंगा हो तो कम बिकेगा तो वो बनना बंद हो जाएगा, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है वो कम हो। इस तरीके से इन्होंने किया। ये सब चोचले होते हैं इनके खुद, जैसे डिफोरेस्टेशन मैकेनिज्म लगाया, इनका खुद 1/3 जो यूरोप है वो डिफोरेस्टेड हो गया है सिर्फ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण। तो ये दूसरों को तो ज्ञान देते हैं, ठीक है। इवन इकोनॉमिक सर्वे में ये बात लिखी हुई है कि दूसरों को ज्ञान देते हैं। CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सबसे पहले तो किसका है, ये मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, आपको 7-8 पॉइंट लिख के आने। तो पहले किसका है, यूरोपियन यूनियन का मैकेनिज्म है। ये यूरोपियन मैकेनिज्म का टूल है टू पुट ए फेयर प्राइस ऑन द कार्बन इमिटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड दैट आर एंटरिंग इन द EU एंड एनकरेज क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन नॉन EU कंट्रीज। जो ये EU, मान लो ये EU हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इसके बाहर जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्लीनर हो ताकि वो आराम से यहाँ पे बेच सके। जैसे ही क्लीनर नहीं होंगे, ज्यादा कार्बन उत्सर्जित होगा, तो यहीं पे बॉर्डर पे ये ज्यादा टैक्स लगा देंगे। तो ये उस टैक्स का नाम ही है, ठीक है। CBAM इज इफेक्टिवली कार्बन प्राइस इक्वलाइजेशन स्कीम, ठीक है, कि भाई कोई मान लो सस्ते में बना पा रहा है लेकिन इसको क्लाइमेट को ज्यादा प्रदूषित कर रहा है, तो उस पर वो लगा दो, आप कर लगा दो ताकि उसका भी महंगा पड़ जाए, ताकि जो क्लीनर जो बना पा रहा है चाहे वो महंगा बना पा रहा हो तो वो ज्यादा बिके, तो उसके पास ज्यादा इंसेंटिव हो कि भाई क्लीनर फ्यूल से हम अपनी चीजें बना रहे हैं। की सेक्टर्स कवर्ड अंडर द EU CBAM कौन कौन से, आयरन और स्टील। मान लो इंडिया में कोई फैक्ट्री लगी हुई स्टील की दो फैक्ट्रियां मान लेते अपन, फैक्ट्री A और फैक्ट्री B। ये यूरोपियन यूनियन में, ये अपने लक्ष्मी निवास मित्तल जी चूरू के, उनकी फैक्ट्री है ये, जो कि इंडिया में बन रही है।
अब यूरोपियन यूनियन में ये अपना माल बेच रही है, ठीक है। जो फैक्ट्री ए है, ये क्या करती है कि जितने भी प्रोडक्शन प्लांट होता है इसमें हाइड्रोजन फ्यूल का यूज कर रही है या फिर इलेक्ट्रिसिटी से वो कर रही है, जबकि फैक्ट्री बी है वो डीजल वगैरह का इनका यूज कर रही है, तो यहाँ कार्बन ज्यादा उत्सर्जित हो रहा होगा। फैक्ट्री ए जो है ये यूरोपियन यूनियन में जो माल बेच रही है वो मान लो 1,000 रुपए पर किलो के हिसाब से स्टील को बेच रही है, ठीक है। और ये जो है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज कर रही है, थोड़ा महंगा पड़ता था टेक्नोलॉजी वगैरह, ये क्या है 800 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच पा रही है क्योंकि डीजल वगैरह सस्ता पड़ता है और ये मशीनें वगैरह, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन क्या करेगी, वो देखेगी कि अच्छा यार ये तो क्लीनर फ्यूल है, ये नॉन क्लीनर फ्यूल, तो इस पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगा के 300 रुपये का टैरिफ लगा देंगे, तो ये 1100 का पड़ेगा। तो अब लोग कौन, ईयू के लोग कौन सी खरीदेंगे, ये वाली 1,000 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदेंगे। तो क्या हुआ, ये फैक्ट्री धीरे धीरे कम हो जाएगी, ये वाली फैक्ट्री ज्यादा बढ़ेगी। तो ये इन्होंने पटलाई कर दी कि भाई हम इस फैक्ट्री को एनकरेज कर रहे हैं जो कि क्लीनर फ्यूल से स्टील बना रही है, ठीक है। इस तरीके का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता है। कौन कौन से सेक्टर में, आयरन और स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया। ये जो बड़ी बड़ी चीजें है ना, वैसे याद रख लो कि ये घर को बनाने में कौन कौन सी चीजें काम में आती है। घर को बनाने में आयरन स्टील काम आता है, एल्यूमिनियम भी काम आता है, सीमेंट काम आती है, फर्टिलाइजर ऐसा है कि भाई घर बन गया तो खाने पीने के लिए फिर फर्टिलाइजर, ऐसे याद करने का तरीका है, ठीक है। ये सेक्टर्स है। इंडिया का इंपैक्ट होगा, बिल्कुल इंपैक्ट होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का स्कोर 0.03 है, हाई एक्सपोजर है सीबीएम के लिए, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट जो इंडिया के हैं वो एक्सपोज होंगे सीबीएम के कारण, महंगे हो जाएंगे उधर। कंट्रीज लाइक इंडिया फेस द ट्विन चैलेंज, कौन कौन से, ये यहाँ पे वो नहीं हुआ, ऑफ अचीविंग हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। एक तो हम भाई ज्यादा निर्यात करेंगे तो अपन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन हमें क्लाइमेट चेंज एंड एडेप्टेशन मिटिगेशन भी करना है, तो हम हमारे पास तो ट्विन चैलेंज है। चलो डेवलप्ड कंट्री को तो डेवलप हो चुकी है, उनको तो सिर्फ क्लाइमेट पे काम करना है, हमें तो दोनों पे काम करना है, ठीक है। ठीक है साहब, तो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हो गया। 5-7 पॉइंट आप लिख सकते हो। पहला, यूरोपियन यूनियन का टूल है, फेयर प्राइस मैकेनिज्म करना है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। कौन कौन से प्रोडक्ट हो गए, आयरन स्टील एल्यूमिनियम सीमेंट फर्टिलाइजर जैसे प्रोडक्ट हो गए। इंडिया हाई एक्सपोजर है, 0.03 इंडिया का स्कोर है। और तो क्या कर सकते हैं अपन, और तो क्या था, इफेक्ट कार्बन प्राइस इक्वलाइजेशन मेजर हो गया, ये हो गया, ठीक है। 4-5 पॉइंट लिख के आ सकते हो, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन, वही सेम बात, वही पटेल बन रहे हैं कि यदि कोई प्रोडक्ट किसी कंट्री में डिफोरेस्टेशन की मदद से बनाया गया है तो उसको हम डिस्करेज करेंगे। कि मान लो मैंने एक फैक्ट्री बनाई, उस फैक्ट्री को बनाने के लिए मैंने वनों की कटाई की, तो फिर यूरोपियन यूनियन बोलेंगे कि नहीं भाई साहब आपने वनों की कटाई करके ये फैक्ट्री लगाई है, इसका प्रोडक्ट हम नहीं लेंगे। तो टू रेगुलेट द कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम द डिफोरेस्टेशन लैंड, तो ये 3 चीजें देखते हैं। कोई भी प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में की उसमें सीमा में घुस रहा है, उससे पहले 3 चीजें देखी। पहली बात, डिफोरेस्टेशन फ्री लैंड से वो आना चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात है कि रेलिवेंट लेजिस्लेशन से बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई इलीगली बना रहा है, कोई भांग गांजा चरस बना रहा है और गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, तो किसी रेगुलेशन से प्रॉपर फैक्ट्री एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए वो फैक्ट्री वगैरह, ठीक है। कवर द सबमिशन ऑफ ए ड्यू डिलिजेंस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग सप्लाई चेन इंटीग्रिटी थ्रू एन एलोबरेटिव ट्रेस एंड ट्रैक मैकेनिज्म बिफोर प्लेसिंग द प्रोडक्ट इन द ईयू। ईयू में घुसने से पहले जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ गया, यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ गया, ताकि कोई मिलावट नहीं हो उसमें बीच में, और वो सब ट्रैकिंग पूरी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। पूरी सप्लाई चेन की इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीजें ये पटेल बनते हैं क्योंकि इनको पटेल बनने का मौका मिल रहा है। अभी अफ्रीका में होते हैं तो कुछ नहीं, कि आने दो प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, तो आदमी का पेट बढ़ जाता है, तो फिर ऐसी चीजें करते हैं। देखो ये चीजें गलत भी नहीं है, लेकिन आप फिर खुद क्यों नहीं सुधर रहे, उसकी बात है ना। खुदों ने इतना डिफोरेस्टेशन कर दिया, खुद इतने कार्बन उत्सर्जन करते हो, इतना खाना वेस्ट करते हैं ये लोग, इनके टेबल पे इतना खाना होता है, 2 लोग 3 लोगों की फैमिली की टेबल भरी हुई रहती है फ्रूट्स वगैरह से, इनसे। उधर अफ्रीका में लोग भूखे मर रहे हैं, इंडिया में लोगों के पास खाना नहीं है ढंग से, और ये वैसी चीजें करते हैं, ठीक है साहब। अच्छा, इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आएंगे, ये 3 कंडीशन हो गई। कौन कौन से प्रोडक्ट है इसमें, वो वाले प्रोडक्ट जैसे ये बागानी खेती वाले प्रोडक्ट, भाई डिफोरेस्टेशन तो ज्यादा बागानी खेती में होती है ना, जैसे कॉफी हो गया, रबर प्लांट हो गए, जूट हो गया, है ना, लेदर हो गया, ये सब चीजें हो गई है ना। तो कोकोआ, कोकोआ, अरे हाँ, वुड मतलब वही इमरती लकड़ी है, तो मान लो आपने नेचुरल फॉरेस्ट को हटा के फिर इमरती लकड़ी, वो इमारती लकड़ी उगाई है। पाम ऑयल हो गया, पाम ऑयल के लिए भी, पाम ऑयल का भी बागानी होता है, तो उसके लिए भी डिफोरेस्टेशन किया जाता है। बीफ, सोए, कोकोआ, कॉफी, रबर और लेदर, चॉकलेट, टायर, फर्नीचर एक्सेट्रा, इन चीजों पे वो कंट्रोल किया गया है इसके अंदर, ठीक है। The CBM and EUDR are expected to affect $9.5 billion of India's exports to EU. लगभग 10 बिलियन जो एक्सपोर्ट हमारा होता है यूरोपियन यूनियन में, ये दोनों मिला के इतने को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे ये जो सामान है वो या तो डिफोरेस्टेड लैंड पे बने या फिर कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के कारण बने, ठीक है। तो ये हिंदी में भी ठीक है, आप पढ़ लेना, कोई
CBM कार्बन सीमा समायोजन तंत्र एक कार्बन मूल्य समानीकरण उपाय है। और ये कौन कौन से स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक आदि, लोहा आदि शामिल है इसमें। 0.03 अपना स्कोर है, मतलब बहुत ज़्यादा संवेदनशील है अपन। और टोटल जो नुकसान हो जाएगा वो $9.5 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो इफेक्ट होगा, जो कि भारत के कुल निर्यात का 9% है। ठीक है, ये तो हो गया साहब। माल निर्यात, अपने वस्तुओं का आयात ज्यादा होता है निर्यात से, इसीलिए तो अपन ये क्या नाम है, माल में जो व्यापार घाटा होता है अपने को, वस्तुओं का व्यापार घाटा होता है ना। तो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट होता है अपना, क्योंकि हमारा आयात हमेशा ज्यादा होता है निर्यात से। यूएसए में हमारा व्यापार सरप्लस है, लेकिन चाइना के साथ तो बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है अपना। ठीक है, ठीक है साहब। अब एक दो एक्सपोर्ट के बारे में उन्होंने बात की हुई है, इकोनॉमिक थ्री में तो अपन पढ़ लेते हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल ग्लोबली। छठे नंबर पे अपन आते हैं टेक्सटाइल में। यदि अब ये इतना डेटा याद नहीं है तो आप तो बस 12% याद रख लेना कि टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री टोटल टेक्सटाइल का 12% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है साहब। 45 मिलियन पीपल, लगभग 4.5 करोड़ लोग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से रिलेटेड इंडस्ट्री में कार्यरत है। ठीक है साहब। 80% जो कैपेसिटी है वो एमएसएमई क्लस्टर्स निभाते हैं। तो टेक्सटाइल में अपन ने जब टेक्सटाइल पढ़ा था उसमें याद करो इंडस्ट्री में, तब अपन ने देखा था कि एमएसएमई इंटेंसिव है ये। ठीक है, डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ है भाई, ईयू याद कर लो, फिर उसके बाद में यूएसए, यूके एंड यूई। तो घटते क्रम में अल्फाबेटिकली यूएस, एस, यूके, के और फिर ए, लास्ट में ए। ठीक है, तो यूएसए, यूके, ए, एस, के, ए, ये अल्फाबेटिकली घटते क्रम में, मतलब सबसे पहले एस फिर के, ए। तो यूएस, यूके और यूएई। ठीक है, और ईयू सबसे ऊपर है इसे। 150 बिलियन यूएसडी टारगेट है 2030 तक। ठीक है, इसमें कोई चैलेंजेस क्या क्या है भाई, अपना कंपटीशन बांग्लादेश, वियतनाम से बहुत ज्यादा है। ठीक है साहब। कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की वगैरह। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन, तो लॉजिस्टिक बहुत स्लो हो जाता है, मतलब निर्यातकों को माल बेचने में बहुत दिक्कत होती है। हाई टेरिफ रेट है। फॉर एग्जांपल यूएस है ना, ये कोरिया वगैरह से जो सोल वगैरह आती है ना, सिल्क जो सोल होती है, रेशमी जो सोल होती है, उस पर कम टेरिफ लगाते हैं, लेकिन इंडिया पे 11.3% तक का वो लगा देते हैं। तो ये गलत बात है, तो हाँ पर हाई टेरिफ लगाया जाता है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि भाई मैन मेड फाइबर इंडिया में की डिमांड ज्यादा है, और मैन मेड फाइबर इंडिया में ज्यादा बनाए जाते हैं, हैंडलूम से जो बनते हैं वो वगैरह ना। इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल एमएमएफ इज 9.2% इन द पोटेंशियल टू कैच अप विद द प्रोडक्शन लेवल्स ऑफ ग्लोबल लीडर्स लाइक वियतनाम, चाइना एंड ताइवान। ये वियतनाम, ताइवान वगैरह, इनमें वर्कफोर्स बहुत ज्यादा होती है, तो मैन मेड फाइबर यहाँ पे ज्यादा बनता है। ठीक है, ठीक है साहब। एफर्ट्स क्या क्या, अब वो ये टेक्सटाइल में क्या क्या एफर्ट्स मारे गए अपन ने पढ़ लिया पहले। पीएम मित्र स्कीम हो गई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो गई, है ना, ये हो गया। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन अपन ने पढ़ा था। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन पहले पीएम मित्रा स्कीम, जो 7 ये पार्क बना रहे हैं पीएम मित्रा पार्क 7 स्टेट में। ठीक है, एक रोस्टियल रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेज एंड लेवीज, ताकि टैक्स कम करे तो ये फले फूले ये वाली इंडस्ट्री और निर्यात ज्यादा कर सके। एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो यूएई से, जैसे इंडिया यूएई सेपा हुआ था 2022 में। इंडिया इज एक्टिवली वर्किंग टुवर्ड्स नेगोशिएटिंग डील्स विद द ईयू एंड यूके, इनके साथ भी डील अपन करने चाह रहे हैं, एफटीए वगैरह। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडिया, अब नए मार्केट भी तलाशो, है ना। नए मार्केट में जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह होगी, ऑप्टिकल आइटम्स के लिए, ऑफिस इक्विपमेंट्स के लिए, फोकस ऑन द अफ्रीकन कंट्रीज टू, वहाँ पे भी तो टेक्सटाइल की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी आप बेच सकते हो। तो ये सब चीजें हो गई, ये रटने वाली चीजें, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। सर्विस एक्सपोर्ट पे बात करते हैं, तो सब ज्यादा सर्विस एक्सपोर्ट अपनी किसकी होती है, कंप्यूटर एंड आईटी की होती है, सबको पता है। तो टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर एंड आईटी सर्विसेज, तो टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, आईटी सर्विस मिला के 10% ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट का हिस्सा बनते हैं। सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर वर्ल्ड में। फर्स्ट कौन हो जाएगा, चाइना हो जाएगा भाई, चाइना खतरे है। ठीक है साहब। इंडिया शेयर इन द ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट हैज मोर देन डबल्ड, रीचिंग अराउंड 4.3% इन। ठीक है, तो अपना जो मान लो 100 रुपए का सर्विस निर्यात हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें 4.3 रुपए का अपन कर रहे हैं, और चाइना लगभग 5.2 रुपए कर रहा है। सर्विस में भी चाइना आगे, मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत ज्यादा आगे है ही सही, खिलौने वगैरह बनाने में और जितने भी प्रोडक्ट बनाने में, लेकिन सर्विस में भी चाइना अपने से आगे है। ठीक है, इंडिया ई कॉमर्स एक्सपोर्ट की बात करते हैं अपन, तो इंडिया B2C, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। B2C वो होता है सीधा, जैसे अमेजन करता है, फ्लिपकार्ट करता है, मिंत्रा करता है। तो इंडिया B2C ई कॉमर्स वाज वर्थ $83 बिलियन इन 2022, और 2026 तक कितना, $150 बिलियन पहुंचने की उसको वो है आकांक्षा है उसकी। ठीक है, एफर्ट्स टू बूस्ट ई कॉमर्स, क्या क्या एफर्ट है, वही है जो भाई ई कॉमर्स कब बूस्ट होगा, जब मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी। तो मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, निर्यात बंधु स्कीम हो गई, डाक निर्यात केंद्र हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल जो अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह है, गांव गांव ढाणी ढाणी तक नहीं पहुंच पाते, तो जो पोस्ट ऑफिस जो केंद्र होते हैं उनको एक तरीके से हब बना दो उनको, वहां से फिर एक्सपोर्ट वगैरह हो सकता है ना। स्कीम पर प्रमोटिंग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट थ्रू द पोस्टल रूट टू वर्क एज हब एंड स्पोक मॉडल कोलैबोरेशन, फॉरेन पोस्ट ऑफिस से आप वो कर सकते हो। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स, दीज हब्स आर कनेक्ट एसएमईज, आर्टिजन इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एज टू ग्लोबल मार्केट्स। मतलब निर्यात करना है अपने को, तो भाई ये जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, ये
इनको लिंक करो, स्पोक एंड हब मॉडल बनाओ, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाओ, तो यहाँ को इनको एक्सपोर्ट करो आप। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, माई स्कीम, ठीक है। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव मतलब बहुत सारी जो निर्यातक है बहुत सारे मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाते, अफ्रीकन मार्केट हो गया, ऑस्ट्रेलियन मार्केट हो गया, तो इनको इनका एक्सेस प्रोवाइड कराओ, चाहे वो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर के द्वारा कराओ, एमओयू साइन करो, ये सब करो। एमओयूज बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद लीडिंग ई कॉमर्स पार्टनर्स, ठीक है साहब। इनकरिंग सेलर्स पार्टिसिपेशन ऑन डीसी पोर्टल एंड जेएम पोर्टल, ये दोनों पढ़ लिए अपन ने। ऑन डीसी पोर्टल क्या था, अपन ने पिछली क्लास में ही पढ़ा था एक बार, कि बहुत सारे जो सेलर है वो डायरेक्टली बेच सके कस्टमर्स को, न कि उनको अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह पे डिपेंडेंट हो सके। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। द भारत मार्ट इन दुबई, दुबई में एक बड़ा सा मॉल खोल दिया, मार्ट खोल दिया, उसमें आर्टिजन्स होते हैं, एसएमईज होते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट वहाँ पे रखने की सुविधा दी गई है ताकि निर्यात बढ़ सके, ठीक है। ये सब ठीक है, ये बहुत आसान चीज़ है, ये हिंदी में भी आप पढ़ लोगे। माल निर्यात हो गया, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड वस्त्र क्षेत्र में परिधान पीएम मित्र स्कीम हो गई, सेवा निर्यात हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर सूचना सेवाएं, यात्रा परिवहन सेवाएं, ये सब हो गया, ठीक है। प्रमुख निर्यात टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर सूचना सेवाएं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत का ई कॉमर्स निर्यात हो गया, अभी 83 बिलियन का है, 150 बिलियन डॉलर पहुंचने की संभावना है इसकी। ई कॉमर्स के निर्यात बंधु स्कीम, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, दास निर्यात केंद्र, ई कॉमर्स निर्यात हब, ये सब रटने, कुछ नहीं करना है इसको। ऐसे इंडिविजुअल नहीं आएगा, आएगा तो ऐसे आएगा कि वालों ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या एफर्ट लिए गए, तो पूरे 8-10 लिख दो। दुबई में भारत मार्ट हो गया। निर्यातकों के लिए व्यापार सुगमता की पहले कौन कौन सी है भाई, एक नया निदेशालय बना दिया डीजीएफटी, जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ, निदेशालय ये ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जो कि सिंगल विंडो की तरह होता है, ठीक है। वहाँ पे मतलब आपको कागजी कार्रवाई वगैरह कम करनी पड़ती है, आप सीधा अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। ये वन स्टॉप, ये एक स्टॉप समाधान है, वन स्टॉप समाधान है जो निर्यातकों को महत्वपूर्ण व्यापार संबंधी जानकारी के लिए लगभग वास्तविक समय में पहुंच प्रदान करता है। उन्हें विदेशों में भारतीय मिशन, वाणिज्य मंत्रालय, निर्यात संवर्धन परिषद और अन्य व्यापार विशेषज्ञों जैसे प्रमुख सरकारी संस्थाओं से संस्था से जोड़ता है, ठीक है। इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब, ठीक है। कागज रहित ईबीआरसी प्रणाली, ठीक है। तो इसमें वही है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मैनुअल नहीं करना पड़ेगा। भुगतान संतुलन वही है कि कितना निर्यात हो रहा है, कितना वो हो रहा है। तो अपने को पता है कि अपना सर्विस एक्सपोर्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो हम हमेशा डिफिसिट में होते हैं। तो माल का आयात हमारा जाता होता है, दिन निर्यात। तो पूंजी प्रवाह, एफडीआई और एफपीआई के प्रवाह बाहर, देखो कैपिटल जो इन्फ्लो होता है किस किस से होता है, कैपिटल इनफ्लो एफडीआर एफपीआई का होता है, ठीक है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होती है, बाहर से बोरो करते हैं उससे होता है। और एनआरआई डिपॉजिट होता है। अभी अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एनआरआई डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए इसने, गवर्नमेंट ने, तो उससे क्या होगा कि ज्यादा एनआरआई डिपॉजिट होगी। तो बाहर से पैसा कैसे कैसे आ रहा है, एफडीआई के थ्रू आ रहा है, एफआई के थ्रू आ रहा है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जो गवर्नमेंट या फिर जो कॉर्पोरेट्स होते हैं जो बाहर से पैसा बोरो करते हैं उनको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं, ठीक है। एनआरआई डिपॉजिट हो गया। एफडीआई क्या है, एफडीआई सर्विस सेक्टर रिमेन द हाईएस्ट रिसिपेंट ऑफ द एफडीआई, ठीक है। सेक्टर वाइज एफडीआई की बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में सबसे ज्यादा एफडीआई मिलता है। फिर ट्रेडिंग में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये ग्राफ भी बना हुआ था, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि सर्विस सेक्टर में एफडीआई का ट्रेंड बता दो, तो घटते क्रम में लिख दो कि सबसे ज्यादा कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में होता है, फिर ट्रेडिंग में होता है, फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जो विंड सोलर वगैरह हो गया उसमें एफडीआई ज्यादा आ रहा है, ठीक है। सीमेंट हो गया, जिप्सम प्रोडक्ट हो गया फिर लास्ट में। तो टॉप 4 याद कर लो, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ट्रेडिंग, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और सीमेंट, ये 4 याद कर लो आप टॉप, ठीक है। परसेंटेज याद रह जाए 14, 9, 7, तो बहुत अच्छी बात है। एफडीआई सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आता है, फिर कर्नाटका में आता है, ठीक है। महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में आता है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना। अब ये कहाँ से ज्यादा आ रहा है ध्यान रखना, सिंगापुर से। इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैंने क्या बोला था आपको, पेन और पेज लेके बैठना है, कभी कभी चीजें याद आ जाती है मुझे। तो सब ज्यादा सिंगापुर में, देन मॉरिशस से आ रहा है, फिर आ रहा है शायद यूएई से आ रहा है ना। तो सिंगापुर और मॉरिशस टॉप 2 याद रख लेना। पहले मॉरिशस सबसे ऊपर था, तो इस बार चेंज होकर सिंगापुर ऊपर हो गया, ठीक है। तो एक मिनट, जैसे इसमें लिखा भी होगा सिंगापुर, ये रहा अभी इंडिया। तो अभी सिंगापुर ऊपर हो गया है, सिंगापुर और फिर यूएसए, ठीक है। फिर नीदरलैंड, जापान है। तो इतना याद नहीं रखना आपको, सबसे ऊपर सिंगापुर है, फिर मॉरिशस है, फिर यूएसए, ठीक है। ये 3 याद रख लेना है। एफडीआई को बूस्ट करने के क्या क्या एफर्ट मारे गए हैं, तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए वो तो यहाँ पे लिख दिए मैंने, बाकी आप स्टैटिक में पढ़ लेना। 100% ऑटोमेटिक रूट्स में बहुत सारे, जैसे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो गई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, ये हो गया एक, तो ये हो गया। उसके अलावा मेकिंग इट ईजियर, जो प्रॉफिट मिलता है। एफडीआई क्या होता है भाई, जब कोई भी बाहर का कंपनी यहाँ पे इंडियन जो कंपनी है उसमें 10% से ज्यादा निवेश कर देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनअकैडमी एक कंपनी थी, मतलब है अभी भी। अनअकैडमी में सॉफ्ट बैंक जो है उसने काफी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था, 10% ज्यादा इन्वेस्ट किया था। तो सॉफ्ट बैंक ने एफडीआई दिए अपने इंडिया में, इस तरीके से होता है एफडीआई।
तो अब ये जो प्रॉफिट कमाएगी उसको भी तो लेके आसानी से जाना होता है ना उनको। तो यदि हम प्रॉफिट निकालना आसान कर दिए तो एफडीआई ज्यादा आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे पैसा लगा रहा हूँ, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कोर्स खरीदा कनेक्ट का, और रिफंड पॉलिसी में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई 7 दिन के अंदर अंदर आप रिफंड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यादा एडमिशन आएंगे ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन है कि भाई 7 दिन डेमो ले लेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अपने को पैसा रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे हो कि वो पैसा लगाते आसानी से पैसा निकाल लेंगे, तो आराम से ज्यादा पैसा लगाएंगे वो। ठीक है, टैक्स सर्टेनिटी एंड टैक्स स्टेबिलिटी, भाई एफडीआई पे प्रॉफिट जो निकल के जा रहा है उस पर टैक्स कितना लगेगा, कब कब लगेगा, ऐसा तो नहीं कि रैंडम चेंज हो जाता है। तो ये सर्टेनिटी होती है, और सर्टेनिटी होती है और स्टेबिलिटी होती है, तब ज्यादा एफडीआई आता है। जब अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, जब जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी होती है ना, उसके अलावा इन्फ्लेशन कंट्रोल में होता है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है, ये स्ट्रांग होते हैं। रोजगार जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम होती है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जब स्ट्रांग होते हैं तब एफडीआई ज्यादा आता है। तो ये सब पे अपन काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तब एफडीआई ज्यादा आता है। तो ये सब एफर्ट्स है बूस्ट करने के लिए। उसके अलावा मैंने स्टेटिक में भी कवर किया हुआ है कि क्या क्या होता है, और उसके अलावा जैसे एक मिनट रुको, एफडीआई आपको एफडीआई एफडीआई ये पढ़ लेना स्टेटिक आप, है ना। एफडीआई ये रहा। तो एफडीआई में ये देखो एफर्ट्स क्या क्या मारे गए, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफआईपीबी को एबोलिश कर दिया गया। पहले ये दिक्कतें करता था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इसको एबोलिश कर दिया गया। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल स्टार्ट कर दिया गया, एफआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल एफआईएफपी, ठीक है, लॉन्च कर दिया गया। अब इसमें क्या होता है कि भाई कंसर्न जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है उससे अप्रूवल की जरूरत होती है ना। सिंगल पॉइंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इन्वेस्ट फैसिलिटेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्क रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर एफडीआई हैज बीन डेलीगेटेड टू कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। पहले एक होता था ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इसी के पास जिम्मेदारी थी। लेकिन अब ऐसा है कि मान लो एजुकेशन सेक्टर में एफडीआई आ रहा है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री उसको अप्रूव करेगी, तो अप्रूवल जल्दी हो जाता है। डीपीआईटी नोडल डिपार्टमेंट बना दिया गया। बहुत सारे जो सेक्टर उनमें 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से कर दिया गया। ठीक है, तो ये सब एफर्ट्स थे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या क्या होते हैं भाई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या आता है। एक तो होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, बाहर से कोई डॉलर पड़े अपने पास, युआन पड़े, ये क्या नाम है, पाउंड पड़े, स्टर्लिंग, ये सब पड़े, ठीक है। गोल्ड पड़ा हुआ है अपने पास, वो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आता है। स्पेशल ड्रॉइंग रोड्स राइट्स और रिजर्व ट्रांसपोजिशन अपने पास पड़ी है आईएमएफ में। देखो ये क्या होता है, थोड़ा समझा देता हूँ, वैसे काम की ज्यादा चीज नहीं है। आईएमएफ में मेंबर बनने के लिए एक कोटा चाहिए होता है। तो कोटा क्या होता है कि भाई हर कंट्री अपनी हैसियत के हिसाब से पैसे जमा करवाती है आईएमएफ के कोटा में, उसके हिसाब से फिर आपको कोटा मिलता है। तो जैसे एक मान लो आईएमएफ एक क्लब है, मतलब ये वास्तव में अमीरों का क्लब ही आईएमएफ। डब्ल्यू क्या नाम है उसका, वर्ल्ड बैंक है, वो डेवलपमेंट नीड्स के लिए होता है। आईएमएफ क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो ये क्लब है, इसमें क्लब में मेंबरशिप चाहिए तो आपको पैसा जमा करवाना पड़ेगा। तो सब कंट्रीज ने ये पैसा जमा करवाया। अब ये पैसा क्या रूपी में जमा करवाना पड़ेगा, नहीं, पैसा जमा करवाना पड़ता है ये इसमें स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, इसकी टर्म्स में पैसा जमा कराना होता है। ये किससे मिलकर बना होता है, 5 जो करेंसीज है, मेजर जो करेंसीज है, जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, चाइना का ये जापानीज येन हो गया, उसके अलावा चाइना का भी जो युआंग है या कौन सी रेनुनबी भी बोलते हैं उसको, चाइना की करेंसी हो गई। ऐसी 5 करेंसी जिसमें एसडीआर में होती है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये भी तो अपना वही तो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। अब इस कोटा का कुछ परसेंटेज को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसपोजिशन, ठीक है, रिजर्व, सॉरी रिवर्स ट्रांस बोल रहा हूँ, रिजर्व। तो रिजर्व ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, मतलब कोटा में हमने कुछ पैसे जमा करवा रखे हैं वहां पे। अब इमरजेंसी के टाइम पे जो रिजर्व पैसा है इसको निकाल सकते हैं अपन, बिना किसी फीस के, बिना किसी की फॉर्मेलिटी, कागजी कार्रवाई के। इतना पैसा हम इमरजेंसी की पोजीशन में निकाल सकते हैं। इस कोटा का कुछ परसेंट, मान लो 25% है, मिनट सही नहीं चल रहा, ये कोटा है मान लो, इसका कुछ 25% है, ये वो बोलते हैं रिजर्व ट्रांसपोजिशन। ये इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे अपनी इमरजेंसी आ गई थी ना 1990 में, फाइनेंशियल वो ट्विन डिफिसिट हो गया था, तो अपने पास इंपोर्ट लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, 3 सप्ताह के इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर रिजर्व ट्रांसपोजिशन से अपन पैसा निकाल सकते हैं। बाकी का जो 75% बचा हुआ है, ये कोटा को निकालने के लिए आपके इंटरेस्ट रेट लगता है, कागजी कार्रवाई होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इस कोटा का थोड़ा सा पार्ट रिजर्व ट्रांसपोजिशन है, ठीक है। तो एसडीआर हो गया, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, जो हम पैसा जमा करवाते हैं। ये एक कुछ होता है, मतलब कौन सी 5 करेंसीज होती है वो आप देख लेना। देखो क्या एसडीआर में कौन सी 5 करेंसीज होती है, 4 तो मैंने बता दी थी, देख ही लेता हूँ।
और ये किस हिसाब से डिसाइड होती है करेंसीज? ये होती है कि भाई आपका एक्सपोर्ट कितना अच्छा है, आपकी जो करेंसी है वो उसकी मान्यता कितनी है पूरे वर्ल्ड में। करेंसी एस डी आर इज बेस्ड यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनुनबी, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड। तो मैंने पाउंड बता दिया था, रेनुनबी बता दिया था, डॉलर बता दिया था और येन बता दिया था। यूरोपियन यूनियन का जो यूरो है ना वो तो पाँचों पे डिपेंड करती है, ठीक है। और ये हर 5 साल में रिव्यू होता रहता है। तो ठीक है, तो ये हो गया एसडीआर मैंने समझा दिया। तो फॉरेन एक्सचेंज में सारे आते हैं, मान लो पूछ लिया एग्जाम में कि फॉरेन जो आरबीआई की जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके कंपोनेंट्स बताओ। तो गोल्ड हो गया, रिजर्व ट्रांसपोजिशन हो गया, एसडीआर हो गया, फॉरेन जो अपन ये करेंसी जो असेट्स है डॉलर वगैरह हमारे पास जो है वो सब हो गया। सरपास द यूएसडी 700 बिलियन मार्क्स इन 2024। ये सारा मिला के एक बार हम 2024 में 700 बिलियन डॉलर भी क्रॉस कर चुके हैं। हालांकि अपन 4th नंबर पे आते हैं, सब ज्यादा तो चाइना के पास है। अपनी शायद जीडीपी है ना उतना तो इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही है, 3-4 ट्रिलियन जीडीपी अपनी, इतना इनके पास। देखो चाइना के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मैं बताता हूँ आपको। तो भाई चाइना है काफी डेवलप्ड है अपने से 20-30 साल आगे। वही सेम हालत है, जितना पीछे अपने से पाकिस्तान है उतना पीछे हम चाइना से हैं। तो चाइना फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व 3.2 ट्रिलियन है, पता है ये है ना। और इंडिया की अभी एग्जैक्ट में जीडीपी देखूं तो इंडिया जीडीपी ट्रिलियन ये है अभी अपना 4.1 है, हो गया तो लगभग जीडीपी के बराबर ही हो गया। जीडीपी से तो ऑफकोर्स कम ही होगा। द इम्पैक्ट कवर एक कृषि, अब देखो इससे क्या होता है कि भाई अपने पास इनफ है तो अपन 10-11 महीने का इंपोर्ट अपन आराम से खरीद सकते हैं। आईएमएफ के हिसाब से आपके पास इतना रहना चाहिए कि 3 महीने का इंपोर्ट आप खरीद सको, तो अपन तो काफी आगे हैं ऐसे देखा जाए तो। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं कि ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रहेगा तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं। जब आप डीप इकोनॉमिक्स में जाओगे तो एक से लिमिट से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रखना भी गलत चीज है इकोनॉमी के लिए, ठीक है साहब। अब एक्सचेंज रेट पे आ जाते हैं, ये एक्स्ट्रा वाली चीज है। नीर और रीट 2 टाइप की एक्सचेंज रेट होती है। नीर क्या होती है? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। देखो ऐसे तो देखो $1 बराबर लगभग मान लो 25 रुपए हो गए। तो ये तो सिर्फ अमेरिका से जब हम ट्रेड कर रहे हैं तब की बात है। हम अमेरिका से ट्रेड थोड़ा ना करते हैं, हम रशिया से भी करते हैं, हम यूरोपियन यूनियन से भी करते हैं, हम चाइना से भी करते हैं। तो इनका एक वेटेड एवरेज ले लेते हैं ताकि असली में जो एक्सचेंज रेट है वो पता चले। तो वेटेड एवरेज ही बोलते हैं, वेटेड एवरेज ऑफ एक्सचेंज रेट्स ऑफ करेंसीज विद इंडिया मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। जो भी मेजर, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया सॉरी यूरोपियन यूनियन हो गया, अमेरिका हो गया, यूई वगैरह हो गए, इन मेजर ट्रेडिंग पार्टनर के साथ जो अपना ट्रेड हो रहा है उसका, उनकी करेंसीज का अपन वेटेड एवरेज ले लेते हैं। ग्रेटर वेट गिवन टू कंट्रीज विथ विच ट्रेड्स मोर। बाई चाइना यूएसए के साथ ज्यादा करते हैं तो उनके साथ ज्यादा वेटेज देते हैं। फॉर्मूला वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रीर यदि सोचे ज्यादा है तो रुपी ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड है तो भाई एक्सपोर्टर्स को नुकसान है। क्यों? क्योंकि मान लो एक्सपोर्टर्स ने कोई चीज बेची, ठीक है, उनको वहां से $2 मिले, $2 मिले है ना। $1 मान लो 80 रुपए का है, तो $2 कितने हो गए? 160 रुपए उनको मिल जाएंगे। लेकिन रुपी ओवर वैल्यू हो रखा है, तो ओवर वैल्यू का मतलब है रुपी $1 मतलब 75 रुपए का ही हो गया, 70 रुपए का होगा। ओवर वैल्यू तो तभी हो ना, रुपी की वैल्यू अब ज्यादा हो गई। पहले $1 में 80 रुपए आते थे, अब 70 ही आ रहे, तो रुपी मजबूत हो गया, ओवर वैल्यूड हो गया, तो 70 रुपए हो गए। तो $2 में उनको 140 रुपए मिलेंगे। तो घर पे तो पहले 160 रुपया ला रहा था कोई एक्सपोर्टर। मान लो मैं ये बोतल है, ये बोतल बहुत काम आई यार इकोनॉमिक्स में, इस बोतल को मैं अमेरिका को बेच रहा हूँ, $2 में बेच रहा हूँ, तो मेरे घर में 160 रुपए आते थे पहले। लेकिन अब रुपी ओवर वैल्यू हो गया, $1 70 रुपए का हो गया। आप बोलो ओवर वैल्यू तो 90 रुपए का होना चाहिए ना। ओवर वैल्यू का मतलब हो गया रुपी स्ट्रॉन्ग हो गया। रुपी स्ट्रॉन्ग होने पे पहले $1 में 80 रुपए आ जाते थे, अब 70 रुपए आ रहे क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अब $2 में मुझे 140 रुपए घर पे मिलेंगे। तो मेरे जो बीवी बच्चे हैं उनको 140 रुपए मिले बेचारों को, तो मैं तो दुखी हूँ ना। तो एक्सपोर्टर्स नाराज रहते हैं इससे, जब रीर 100 से ऊपर होता है तो, ठीक है। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट फॉर इसके लिए 90-92 की रेंज पे चल रहा है अभी। अच्छा, रीर क्या होता है? जब आप इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देते हो तो द इन्फ्लेशन एडजस्टेड नीर इज कॉल्ड रीर। रीर इज द इन्फ्लेशन एडजस्टेड वर्जन ऑफ नीर। इसका फॉर्मूला क्या है? नीर इंटू सीपीआई डोमेस्टिक अपॉन सीपीआई फॉरेन। ये याद कर लेना आप, इसमें ज्यादा समझाने की बात नहीं है। रीर से पता लगता है रियल परचेजिंग पावर क्या है, ठीक है। और एक्सटर्नल डेट पोजीशन के बारे में इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है। एक्सटर्नल डेट पोजीशन की बात करते हैं, एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली 19%। देखो वैसे अपना डेट टू जीडीपी रेशियो तो लगभग 80-85% है, डेट टू जीडीपी रेशियो तो। लेकिन अच्छी बात ये कि हमने फॉर एग्जांपल आपका घर है, ठीक है। अब घर का जो मुखिया है इसके ऊपर कर्जा है, ठीक है। अब ये कर्जा मान लो घर के अंदर से ही है कि चाचा से ले लिया, मम्मी से ले लिया, या फिर ताऊ जी से ले लिया।
इनसे ही यदि ये ले लेता है तो ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो घर वाले ही लोग हैं, सेटल हो जाएगा इनका तो। लेकिन बाहर से पड़ोसियों वगैरह से ले लिया या रिश्तेदारों से ले लिया तो इनकी हेडक ज़्यादा होती है। ये नहीं सोचेंगे कि आपकी मेंटल स्टेटस क्या है, आपका धंधा पानी क्या चल रहा है, ये तो भाई आपको परेशान कर देंगे। तो इसलिए एक्सटर्नल डेट कमी हो तो अच्छी बात होती है ना। तो अपना एक्सटर्नल, वैसे तो अपना डेट टू जीडीपी रेशियो 80-85% है, ठीक है, लेकिन अपना एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 19% ही, तो अच्छी बात है। दूसरी बात, जो लॉन्ग टर्म डेट है वो ज्यादा है शॉर्ट टर्म डेट से, तो ये भी अच्छी बात है। जो एक्सटर्नल डेट जो बाहर से अपने पड़ोसी वगैरह से लिया है, मान लो 10 साल के लिए ले लिया, तो हेडक नहीं है यार कि 10 साल में तो मैं कमा कमूंगी अपनी फैक्ट्री बढ़िया सेट करके, आपके पापा ये बोल रहे कि सेट करके वापस दे दूंगा, है ना। लेकिन मान लो 2 महीने के लिए लिया है, तो 2 महीने में तकाजा करने आ जाएंगे कि मेरा पैसा लाओ मेरा पैसा लाओ, तो वो पापा की टेंशन रहेगी कि यार 2 महीने बाद में 6 महीने बाद में पैसा लौटाना है। तो वो भी टेंशन नहीं है, अपने जितना भी पैसा अपने बाहर से लिया है, चाहे आईएमएफ से लिया हो, वर्ल्ड बैंक से लिया हो, बाहर की किसी इकोनॉमी से लिया हो, वो अपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, 10-15 साल 15 साल 30 साल के लिए लिया है। तो ये भी अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म डेट शॉर्ट टर्म ज्यादा है। और एक्सटर्नल डेट का डिनोमिनेशन सब ज्यादा अपने डॉलर में रखा हुआ है, डॉलर में, फिर आईएनआर में, एसडीआर में, यूरो में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेल डेट की पोजीशन मैंने आपको बता दी। शॉर्ट टर्म सॉरी लॉन्ग टर्म डेट ज्यादा है अपना शॉर्ट टर्म डेट से, ज्यादा भी नहीं है। एक्सटर्नल डेट 19% ही है जीडीपी का, और सबसे ज्यादा जो डिनोमिनेशन है वो डॉलर में लिया हुआ है, अपने जो लोन अपने ले रखा है वो डॉलर में ले रखा है। की टर्म्स इन्वर्टेड ड्यूटी। इन्वर्टेड ड्यूटी क्या आती है भाई, मैं मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उस पर मैंने रॉ मटेरियल पे टैक्स ज्यादा दे दिया देन द फिनिश्ड गुड। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के लिए मैंने ये लिया, बोर्ड लिया पूरा, इस पे मैं जीएसटी पे कर रहा हूँ 28%, जो कि सच बात है, अभी 28% कर दिया। जो फ्लैट स्क्रीन होती है, पैनल्स होते हैं, उन पर 28% दे दिया। लेकिन मैं आपसे कितना जीएसटी चार्ज कर पा रहा हूँ, 18% ही कर पा रहा हूँ। तो इसके बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी। मुझे तो 10% का इनपुट क्रेडिट पे नुकसान हो गया ना फालतू में। तो व्हेन द टैक्स रेट्स ऑन इनपुट यूज टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज ग्रेटर देन द टैक्स रेट्स ऑन द फिनिश्ड आउटपुट्स। हिंदी में मैं बोल देता हूँ, जब किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चे माल पर लगाया गया कर दर अंतिम उत्पाद पर लगने वाले कर दर से अधिक होता है, उसे बोलते हैं इन्वर्टेड शुल्क संरचना। मेरे लिए कच्चा माल क्या था, ये पैनल, इस पे मैंने कितना कर दे दिया, 28% कर दे दिया। और मेरे लिए जो क्या नाम है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या था, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कोर्स, उस पर कितना टैक्स मिल रहा है, सिर्फ 18% ही टैक्स अप्लाई हो रहा है। तो इसे बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ठीक है। उदाहरण, वस्त्र उद्योग में इनपुट कर दर 12 से 18% के बीच होती है, जबकि अधिकांश अंतिम उत्पादों फिनिश प्रोडक्ट पर केवल 5% लगाया जाता है। ये एक उदाहरण दे दिया मैंने आपको, कनेक्ट का भी उदाहरण दे दिया, जो कि सही उदाहरण था, ठीक है। ठीक है सर। तो ये वाला लेक्चर भी खत्म हो गया। अब चौथा लेक्चर का देखिए, तो 1 पेज का लेक्चर है चौथा। तो इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं, कीमतें और मुद्रास्फीति, प्राइसेज एंड इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। दिसंबर 2024 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने वित्त वर्ष 2000 मुद्रास्फीति का अनुमान कितना कर दिया, 4.8%, जो कि सही बात है, 4 ± 2 के अंदर है। जो भाई आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको कितना टारगेट दिया हुआ है पिछले साल, तो ये तो मेंस में क्वेश्चन भी आया था, 4 ± 2 का, 4 ± 2 मतलब 2% तो मिनिमम और 6% मैक्सिमम होना चाहिए। अपना लगभग अनुमानित कितना है, 4.8% है 2024 के लिए, 2025 के लिए, तो ठीक है। अब मुद्रास्फीति, ये जो खाद्य मुद्रास्फीति है, इस पे अच्छे से कवर किया हुआ था ये, तो ये अपन ने कर लिया। तो भारत में जो खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या हो सकते हैं भाई, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान हो गया, कि प्याज आ रहे थे महाराष्ट्र से, वो आ नहीं पाए, सड़कें नहीं है, या फिर कोई भी दिक्कत होगी आपूर्ति में, लॉजिस्टिक में, तो वो दिक्कत हो गई, सप्लाई चेन गड़बड़ हो गई। चरम मौसम व्यवस्था, ये चरम नहीं होगा, इसका हिंदी कुछ और बेटर होगा, ठीक है। तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, हीट वेव्स बहुत ज्यादा हो गई, है ना, ओले पड़ गए, बहुत ज्यादा सर्दी हो गई। इसमें क्या है कि फसलें अपना उत्पादन मैक्सिमम नहीं कर पाती। जब उत्पादन घटेगा तो शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज घटेगी और मांग ज्यादा है, तो अपने आप इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक बात है। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक, जब पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो बहुत सारा जो खाद्यान्न सड़ गल जाता है, मंडियों में सड़ गल जाता है, या फिर जो ये क्या नाम है, क्या बोलते हैं, सब्जियां वगैरह है, वो माल वहां तक पहुंच ही नहीं पाती कंज्यूमर तक, उससे पहले ही खराब हो जाती है, क्योंकि लॉजिस्टिक सही नहीं है, अपने पास कोल्ड चेन नहीं है, अपने पास ये क्या नाम है, सिलोज नहीं है उतने, तो मंडियों में बोरियां सड़ जाती है, तो ये दिक्कत होती है। इलीगल होल्डिंग, बहुत बार ऐसा होता है कि भाई ये जो बड़े बड़े जो कारोबारी, उनको पता होता है कि भाई नवंबर के आसपास, दीपावली के आसपास क्या होगा, प्याज, त्योहारों का मौसम आ जाता है अक्टूबर नवंबर में, तो प्याज की डिमांड बढ़ेगी, तो ये होल्डिंग करके रख लेते हैं प्याज को, और फिर एकदम से होर्डिंग कर लिया तो बाजार में डिमांड बढ़ गई और आपूर्ति नहीं है, तो प्याज की कीमत एकदम से आपको पता है 100-150 रुपए चली जाती है, फिर एकदम से रिलीज कर देते हैं, तो ये भी इन्फ्लेशन का कारण बनता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, फूड वेस्टेज, क्योंकि प्रोसेस नहीं है। मान लो किसी के यहाँ पे ऐसी कोई आलू हो गए,
अब आलू वो बेच नहीं पा रहा पूरे, तो आलू से चिप्स बनाने की मशीन हो तो फिर वो 6 महीने तक भी बेच सकता है उसको। तो ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं। रीजनल एंड सीजनल डिस्पेरिटी होती है कि भाई अ, प्याज है यहाँ पे राजस्थान में एक ही सीजन में उग रहा है, मान लो महाराष्ट्र में किसी और सीजन बिक रहा है, तो यहाँ पे पूरे साल यदि प्याज हो तो फिर यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा नहीं। मेनी वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो एंड ओनियंस आर कंसेंट्रेटेड इन फ्यू स्टेट्स ओनली, तो वहां से यहाँ लाने में वैसे लॉजिस्टिक खर्चा इतना आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा इतना आ जाता है, तो इन्फ्लेशन हो जाता है। राइजिंग इंटरनेशनल वेजिटेबल ऑयल प्राइसेज, क्योंकि अपन वेजिटेबल ऑयल पे तो पाम ऑयल वगैरह पे तो डिपेंडेंट है बाहर, वियतनाम वगैरह से, थाईलैंड वगैरह से, इन सब कंट्रीज से, है ना। तो यदि वहां पे वेजिटेबल ऑयल की प्राइसेज बढ़ेगी तो यहाँ पे अपने आप ही खाद्यान्न महंगा हो जाएगा। तो ये सब आसान चीजें थी, ये आपको पता ही है। देखो ये ग्राफ है, मैंने इस बार टेस्ट सीरीज में भी आपको दिया था, पता है आपको। देखो हेडलाइन जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है ना। हेडलाइन इन्फ्लेशन में से यदि टोमेटो ऑनियन पोटेटो घटा दें तो वो कम इन्फ्लुएंस कर रहा है, और हेडलाइन में वेजिटेबल एंड पल्सेस को घटा दें तो वो सबसे कम फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो सीपीआई, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो जो कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, देखो जब भी फूड की बात आती है तो, ठीक है साहब। तो अब कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया गया, ये भी आपको बहुत आसान चीज है, मैं पढ़ देता हूँ, हिंदी में पढ़ देता हूँ, कुछ समझाने की चीज नहीं है। मूल्य उतार चढ़ाव पर सुदृढ़ आंकड़ा संग्रहण प्रणाली होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई इस मौसम में टोमेटो की प्राइस राइज हो जाती है, जब आंकड़े रखोगी तो फिर आप वहां पे आप आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करोगे कि यार अब अक्टूबर नवंबर में प्याज की हो जाती है, तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, संग्रहण कर लेगी पहले से ही प्याज वगैरह का, ताकि अक्टूबर नवंबर में बाजार में ज्यादा सप्लाई कर दे, ठीक है। बफर स्टॉक, वही संग्रहण वाली बात हो गई। केंद्रीय पुल से गेहूं और चावल की खुले बाजार में बिक्री, जैसे ही चावल और गेहूं महंगा होता है आप मार्केट में उतार दो, जो जहां जो भी एफसीआई के जो गोडाउन है वहां से, तो फिर क्या होगा, जो एफसीआई के जो गोदाम में वहां से यदि आप उतार दोगे तो आपूर्ति बढ़ जाएगी, आपूर्ति बढ़ते ही इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। भारत आटा, भारत चना, भारत मूंग जैसी सरकारी पहल, तो सस्ते दरों में यदि खाद्यान्न मिल रहा है तो अपने आप इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। मूल्य स्थिरीकरण निधि के अंतर्गत प्याज का बफर स्टॉक, वही बफर स्टॉक वाली बात हो गई। मूल्य स्थिरीकरण योजना हो गई। फसल उपरांत क्षति में कमी, कैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह लगाओ। ऑपरेशन टॉप हो गया, इसमें क्या हो, प्रसंस्कृत करो कि भाई टोमेटो है तो टोमेटो का केचप बना दो, है ना, केचप बना दो। उसके अलावा ओनियन है, ओनियन और पोटेटो को मिला के चिप्स बना दो, ठीक है। उसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का संवर्धन करना है, सही बात है। जलवायु प्रतिरोधी फसलों का विकास करना है, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है तो कुछ फसलें का उत्पादन कम हो रहा है, कम उत्पादन होगा तो आपूर्ति कम होगी, आपूर्ति कम होगी, मांग ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इससे बढ़िया है ना कि रिसर्च करो और उत्पादन बढ़ाओ। उच्च उपज और रोग प्रतिरोधक बीज किस्मों का प्रसार करना है, सही बात है। जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाना, ऐसा नहीं कि किसी ने इलीगल होर्डिंग कर ली। गेहूं और तुअर दाल को स्टॉक रखना है। बाहर से आयात करनी है अपने को, जैसे चना, तुअर दाल, मसूर आदि को, ये सब आयात करनी है। बेहतर रसद सुविधाएं, जो लॉजिस्टिक है, जो गोदाम वगैरह बनाओ, ट्रक रेफ्रिजरेटेड बनाओ, किसान रेल लग दी, किसान कृषि उड़ान योजना हो गई। ये क्या, प्रशीतीत ट्रक, मतलब ये क्या, कोल्ड जो ट्रक होता है उसके पीछे जो वो होता है उसमें रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स इसे बोलेंगे, ठीक है, रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स, ठीक है। ये ठीक है, भारत आटा हो गया। कुछ नहीं था इस चैप्टर में, कुछ समझाने का था ही नहीं, आप पढ़ लोगे। अब लास्ट चैप्टर बचा है अपना अध्याय 5, इसके भी दो तीन ही पेज है, कर लेते हैं इसको भी खत्म, ठीक है साहब। मध्यावधि परिदृश्य, मीडियम टर्म आउटलुक। इंडिया मीडियम टर्म आउटलुक है भाई, यदि हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है तो हमें लगातार 2 दशकों तक 8% की रेट से बढ़ना होगा। तो ये एक डेटा आपके पास हो सकता है। मान लो विकसित भारत का 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आप इंट्रो और कंक्लूजन में दे सकते हो कि 8% ग्रोथ रेट हमारी होनी चाहिए लगातार 20 साल तक, यदि हमें विकसित बनना है तो, ठीक है। ठीक है साहब। IMF प्रोजेक्ट्स इंडिया टू बिकम ए $5 ट्रिलियन, कहां तक, 2028 तक हम 5 ट्रिलियन, अभी कितना है 4.1 समथिंग ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। तो अपन 2028 तक वो हो जाएंगे और $6 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएंगे अपन 2030 तक, ठीक है साहब। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसकी, IMF की होती है। जीडीपी एट करंट प्राइसेस, ये देखो अभी अपना फाइनेंशियल 2025 हो गया ना, तो अपने 4.1 पे हो गए लगभग यहाँ पे अपन, तो इसके हिसाब से 5 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर जाएंगे फाइनेंशियल 2028 में, और 2030 तक हम 6 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर जाएंगे। ये किसका है, IMF का आंकड़ा है, तो ये भी ग्राफ बना के आ सकते हो आप। देखो ग्लोबल चेंज में ट्रेड टू जीडीपी रेशियो 1980 के आसपास अपना ये ग्लोबल कितना था, 39% ही था, अभी 62% हो गया। थोड़ा कंपैरिजन के लिए इकोनॉमिक सर्वे दिया होता तो मैंने दे दिया। ग्लोबल एफडीआई बहुत कम थी, 54 बिलियन थी, अभी 1.5 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। ग्लोबल जीडीपी 11 ट्रिलियन थी, अभी 100 ट्रिलियन USD से ऊपर हो गई। ग्लोबल जीडीपी, पूरे संसार की जीडीपी की बात करें तो अपन ये दिया
पूरी धरती की। एक्सट्रीम पॉवर्टी 42% जनसंख्या थी 1980 में, पॉवर्टी में थी, लेकिन अभी 9% पॉपुलेशन जो इतनी एक्सट्रीम पॉवर्टी में है ना। चरम गरीबी हो गया, ठीक है। जनसंख्या 4.4 बिलियन ही थी, अभी 8 बिलियन क्रॉस कर गई है इसमें 2022 में। शहरीकरण 39% लोग ही शहरों में रहते थे, अभी 57% रही। इंटरनेट उपयोग लगभग शून्य था, 1980 में तो इंटरनेट था ही नहीं, 1990 के दशक में ही स्टार्ट हुआ था लगभग, है ना। जनसंख्या में का 66% लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं अभी 2022 में, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात कर लेते हैं अपन। भाई क्यों जरूरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल का लाना? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का जितना भी इमिशन हो रहा है उसका 75% इमिशन का जो जिम्मेदार है वो ये है, व्हीकल्स है। रोड ट्रांसपोर्ट कंस्टिट्यूट्स नियरली 75% ऑफ द इमिशन फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ठीक है साहब। इंडिया को 2070 तक नेट जीरो बनना है भाई। जितना हम उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही हम मतलब नेट जीरो करना है। उत्सर्जन कर रहे हैं उतना ही हमारा जो पेड़ पौधे वो कार्बन को सॉरी ऑक्सीजन को इमिट करनी चाहिए। तो 2070 तक नेट जीरो कैसे हो पाएगा यदि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लाएंगे तो। लेकिन क्या क्या चैलेंजेज है भाई? ईवी में जो मिनरल्स होते हैं वो 6 गुना ज़्यादा लगते हैं जो ट्रेडिशनल जो कारें होती हैं उससे। अब मिनरल हमारे पास है नहीं, हम चाइना पे डिपेंडेंट है। 75% लिथियम आयन बैटरी चाइना से आती है अपनी। चाइना 65% मिनरल्स लाइक निकल, कोबाल्ट, लिथियम इनका रिजर्व होल्ड करता है, ठीक है। एफर्ट्स क्या क्या है भाई? फेम इंडिया स्कीम, उसका भी सेकंड कंपोनेंट चल रहा है, 10,000 करोड़ का बजट है। फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ऑटो कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है सही। उसके अलावा SPMEPCI स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स कार्स इन इंडिया, ठीक है साहब। फेम में अलग अलग टारगेट रखे हुए, जैसे 5 लाख हम 2 व्हीकल करेंगे, 50,000 हमें ई बसें बनाएंगे, इस तरीके के टारगेट है। काबिल खनिज विदेश लिमिटेड, ताकि अलग अलग देशों से MOU साइन करके हम जो रेयर अर्थ मिनरल से वो ला सके और ईवी बना सके। R&D को इंक्रीज करना पड़ेगा बैटरी टेक्नोलॉजी में, ठीक है। रिसाइकलिंग पॉलिसी लानी पड़ेगी क्योंकि बैटरी स्क्रैप होती है तो उसका जो मिनरल है वो निकाल के दोबारा हम यूज कर सके। फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन बैटरी रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेट लेवल ईवी पॉलिसी जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका ये सब है। पब्लिक चार्जिंग स्टेशन हमें बनाने पड़ेंगे। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर हमें बनाना पड़ेगा पूरा, ठीक है। इसमें चार्जिंग स्टेशन होंगे और ये सब होंगे। स्क्रैपेज पॉलिसी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो कंपोनेंट्स होंगे वो स्क्रैप होंगे तो उसके लिए स्क्रैपेज पॉलिसी होनी चाहिए। इनकम टैक्स डिडक्शन सेक्शन 80 के अंदर, कोई मान लो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहा है तो उसको फायदा मिलना चाहिए ताकि इंसेंटिव हो लोगों के पास, ठीक है, 1.5 लाख तक का। 36 GST काउंसिल में क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो GST लगती थी वो 12% से घटा के 5% कर दी गई, ताकि सस्ते मिलेंगे तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो ईवी का प्रचार प्रसार होगा और इमिशन कम होगा। ई अमृत पोर्टल नीति आयोग ने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड ए वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ईवी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फॉर कंज्यूमर इन्वेस्टर्स। मान लो कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में तो वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई ईवी कार खरीदना चाहता है तो कि भाई कितना आपको पैसे बचते हैं अल्टीमेटली, कितना चार्जिंग एक बार चार्ज करने में कितना जाती है, ये कौन कौन सी बैटरी रिप्लेसमेंट में कितना खर्चा आता है, कितने साल तक चलती है बैटरी, ये सारी इन्फॉर्मेशन ई अमृत पोर्टल पे मिलती है। किसके द्वारा? नीति आयोग का। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है भाई, ई अमृत पोर्टल, ठीक है। की रिफॉर्म्स टू रीच विकसित भारत स्टेटस। अब बताओ, विकसित भारत करना है मतलब जीडीपी को बढ़ाना है। जीडीपी कैसे कैसे बढ़ती है? 4 कंपोनेंट है जीडीपी के, चिकजम अपन ने पढ़ा था प्री के टाइम, याद करो। कंज्यूमर्स हो गए, है ना, इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गए। तो अब इन पे सारी चीजें लिख दो ना आप। कंज्यूमर को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या है भाई? फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं कंज्यूमर्स के लिए, है ना। इन्वेस्टमेंट कहाँ है? मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत वगैरह कर रहे हैं। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए जो भी JEM पोर्टल वगैरह हो गया। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या है? तो ये सारी चीजें आपके बहुत सारी चीज याद आती रहेगी। अब देखो, इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ाएंगे भाई। डेवलप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, ठीक है। ये कंज्यूमर में एम्प्लॉयमेंट भाई, कंज्यूम को कब कभी कोई भी आदमी कंज्यूम कब करेगा? जब उसके पास पैसा होगा। पैसा कहाँ से आएगा? जब वो एम्प्लॉयमेंट रोजगार लेगा। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी भी स्कीम्स है वो सारी लिख दो यहाँ पे, ठीक है। कौशल विकास योजना हो गई और ये सारी चीजें हो गई। लिटरेसी बढ़ाएंगे तभी तो भाई रोजगार पा पाएगा आदमी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट की जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट भी है ना, तो गवर्नमेंट में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कौन कौन से? GST हो गए, उसके अलावा नीति आयोग भी एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ही है। उसके अलावा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कौन कौन से? IBC कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ताकि जो बिजनेस है वो चलते रहे, है ना। रेरा हो गया, रियल एस्टेट रेगुलेटरी, क्योंकि ये सब क्या है, जैसे एग्रीकल्चर, क्योंकि जीडीपी में तो सारा आ गया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो एग्रीकल्चर में क्या किया, इंडस्ट्री में क्या किया और सर्विस सेक्टर में क्या किया, क्योंकि इन तीनों का योगदान होता है जीडीपी को बढ़ावा देने में। तो भाई लिख दो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, लिख दो आप। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, UPI DBT, इनसे भी जीडीपी बूस्ट होती है। MSMEs को बूस्ट करना है, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो MSME को बूस्ट करना है। डीरेगुलेट करना है, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन आप करोगे बिजनेसेस पे तो दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे पंजाब ने कंडक्टेड ग्रीवेंस रिड्यूसल सेशन विद इंडस्ट्रीज एंड लिबरलाइज सेवरल बिल्डिंग, लेबर एंड फायर रेगुलेशंस।
इंडस्ट्रीज के साथ बैठे, मिले बैठे और लिबरलाइज किया उनको। ऐसा नहीं कि भाई स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हम रख देंगे तो इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी नहीं, तो फिर जीडीपी में कैसे योगदान दे पाएगी। उत्तर प्रदेश ने बिल्डिंग रेगुलेशंस होटल्स के लिए रिलैक्स किए, बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स होते हैं तो इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पाती है। ठीक है, ठीक है साहब। बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0, ये भी भाई एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ बिजनेस 2.0, बिजनेस रेगुलेशन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट। देखो बिजनेस रेगुलेशन जरूरी तो होते हैं, यदि खुला छोड़ देंगे तो वो मनमानी करने लग जाएंगे, मोनोपोली बन जाएंगे और बहुत सारी गलत गलत चीजें हो जाएगी, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे, ये सब चीजें। तो किस किस को प्रोटेक्ट करने के लिए बिजनेस रेगुलेशन किए जाते हैं? वर्कर्स को, ठीक है, एनवायरमेंट को और कंज्यूमर को, ये तीन है भाई। कोई भी बिजनेस, कोई भी मान लो फैक्ट्री लगा रहा है तो इसमें कौन कौन होंगे? फैक्ट्री कहाँ लगा रहा है तो एनवायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा ना वो, तो एनवायरमेंट को बचाना है। फिर उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वर्कर्स, उनको बचाना है। और यहाँ से जो माल जा रहा है तो उनको कंज्यूमर को बचाना है। ऐसा तो नहीं कि हजारडीएस माल जा रहा है, तो इसलिए रेगुलेशन तो बहुत जरूरी है, ये बात तो पक्की हो गई साहब। अब रेगुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है लेकिन ओवर रेगुलेशन भाई किसी का गला ही नहीं बेचना ना, तो फिर वो फैक्ट्रीज काम ही नहीं कर पाएगी। आप बहुत ज्यादा की नहीं, एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। आप क्या करो, एक पेड़ काट लो इंडस्ट्री लगाने के लिए, लेकिन 2 पेड़ लगाने पड़ेंगे आपको। इसको यूरोपियन यूनियन में बोलते हैं वन इन टू आउट प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, कि भाई ठीक है तू एक पेड़ लगा ले, लेकिन 2 काट ले इंडस्ट्री लगाने के लिए, लेकिन 2 पेड़ तुझे लगाने पड़ेंगे। तो आप रेगुलेशन और रेगुलेशन मत करो, अनइंटेंशनल बैरियर क्रिएट मत करो फैक्ट्रीज को, ठीक है। क्योंकि भाई एक आईएएस ऑफिसर है भाई, नाटक कर रहा है, फैक्ट्रीज नहीं लगने दे रहा, उसकी तनख्वाह कहां से आ रही है? बिजनेस से आ रही है, सीधी सी बात है, बिजनेस वाले टैक्स देते हैं, ठीक है। रिड्यूस द कंपटीशन एंड स्लो द पेस ऑफ इनोवेशन। यदि ज्यादा ओवर रेगुलेशन हम कर देते तो एक दूसरे में से कंपीट नहीं कर पाएंगे, इफिशियंसी घटेगी और इनोवेशन नहीं कर पाएंगे वो। तो एक्सेसिव रेगुलेशन, रेगुलेटरी बर्डन को कम करना है। गवर्नमेंट हेल्प बिजनेस टू बिकम एफिशिएंट, रिड्यूस कॉस्ट एंड अनलॉक न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ये बिजनेस 2.0 में इसी पे ध्यान देकर डी रेगुलेशन पे या रेगुलेशन को कम करने पे ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो व्यापार विनियमन किसके लिए जरूरी है? श्रमिकों, पर्यावरण और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए आवश्यक है। किंतु अत्यधिक नियमन और रेगुलेशन अनजाने में उद्यमिता में प्रवेश के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करता है, आप एंट्री नहीं कर पाओगे, प्रतिस्पर्धा को घटाता है, नवाचार की गति को मंदा कर देता है। अनावश्यक नियामक बोझ को कम करके सरकारें व्यवसायों को अधिक कुशल बनने, लागत को घटाने और नए विकास के अवसरों को सृजित करने में सहायता कर सकती है, ठीक है साहब। भारत में व्यापार अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु राज्य नेतृत्व वाली पहल अब कौन कौन सी है भाई? राज्यों की देखो, राज्यों को वैसे सूची सेकंड में भूमि, भवन, जल और, मैं इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ, मुझे इंग्लिश में ज़्यादा फील आती है एक्चुअली, ठीक है। आप हिंदी में आप पढ़ लेना, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है भाई। स्टेट्स हैव एक्सक्लूसिव जुडिक्शन टू रेगुलेट लिस्ट सेकंड सब्जेक्ट लाइक लैंड, बिल्डिंग, वाटर एंड लोकल ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है भाई। स्टेट का ये एक्सक्लूसिव राइट है, तो इन पे स्टेट रेगुलेशंस बना सकते हैं। स्टेट कैन रेगुलेट कॉन्करेंट लिस्ट विद यूनियन गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट में जितनी भी चीजें वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। हिंद स्टेट गवर्नमेंट कैन डी रेगुलेट दी सब्जेक्ट, तो इन जो सब्जेक्ट है इन पे तो कम से कम नियमन कम कर सकती है, ताकि जो बिजनेस है वो फले फूले। अब किया भी है भाई, क्या क्या किया अपन देख लेते हैं। जैसे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ने महिलाओं की जो नाइट शिफ्ट है उसको अलाउ कर दिया। पहले ऐसा होता था कि स्ट्रिक्टली महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम ही नहीं कर सकती, तो फिर घाटा होता था कंपनियों को, फिर वो महिलाओं को हायर ही नहीं करती थी, हायर नहीं करती तो दिक्कत होगी, फिर महिलाओं के लिए ही खराब है वो, ठीक है। तो रिफॉर्म्स देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है चीजें। कंप्लाइंस बर्डन को कम करो, ऐसा नहीं कि भाई फैक्ट्री खोलने से पहले या बिजनेस खोलने से पहले 70 फॉर्म बनने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो रेड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, फिर उससे ज्यादा क्या होता है कि भाई कॉस्ट ही बहुत ज्यादा आ जाती है। रिमूविंग प्रोहिबिशन ऑन विमेन फ्रॉम वर्किंग इन फैक्ट्री प्रोसेसेस, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन ओवर रेगुलेशन मत करो आप कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम ही नहीं कर सकते, महिलाएं डबल शिफ्ट में काम ही नहीं कर सकती, या फिर एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर सकती, ये सब मत करो। रेशनलाइज पार्किंग नॉर्म्स टू रिड्यूस लैंड, आप ऐसे नॉर्म बने हुए कि आप एक फैक्ट्री बनाओगे ना तो जितनी भी आपने जमीन ली ना उसके बस 25% में आप फैक्ट्री बना सकते हो, बाकी 75% जमीन खाली रहनी चाहिए। अब ये पुराने नियम बने हुए साहब, ठीक है। लेकिन अब मान लो चीजें चेंज हो गई, अब वो क्या करेगा आदमी कि भाई फैक्ट्री में क्या होता है कि डबल मंजिल फैक्ट्री बन गई, 3 मंजिल फैक्ट्री बन गई, तो अब ये 75% लैंड क्यों खाली रखेगा वो? पार्किंग भी आजकल वर्टिकल होने लग गई, तो पार्किंग वर्टिकल पार्किंग बना दी कि इतनी सी जगह में ही आपने 300 कारें पार्क करवा ली। तो अब ये जो पहले के जो नियम बने हुए कि भाई 75% लैंड खाली रखनी है, ये ओवर रेगुलेशन हो गया यार। अब समय के साथ चेंज करो कि भाई ठीक है 50% ही खाली रख, या फिर 30% ही खाली रख, बाकी चीजों में तू कंस्ट्रक्शन कर सकता है, क्योंकि खर्चा ही बहुत ज्यादा आ जाता है इतनी लैंड का, ठीक है। डिजिटाइज करो, ऐसा नहीं कि भाई ऑफिसों में चक्कर काटने पड़ रहे हैं, सेक्रेटरीट में चक्कर काटने पड़ रहे हैं, आईएएस ऑफिसरों की मन्नतें मांगनी पड़ रही है, घूस देना पड़ रहा है।
ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करो, सब कुछ ऑनलाइन करो ताकि घूस वगैरह नहीं देनी पड़ी। अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करो, मान लो किसी की फाइल नहीं चल रही, रेड टेपिज्म हो रहा है, पैसा कोई मांग रहा है तो कौन जवाब दे उसका, ठीक है। इंसेंटिव प्रोवाइड करो भाई, क्लस्टर अप्रोच, सेक्टर बिजनेस स्पेसिफिक अप्रोच, क्लस्टर बना दो कि भाई ये ना ये कोचिंग हब हमने बना दिया। तो क्लस्टर से क्या है, कोचिंगों का फायदा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोचिंग हब बनाया, अब कनेक्ट सिविल्स यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है ना, सिविल सर्विसेज के लिए। अब बच्चे ना आईआईटी वाले भी वहाँ आ रहे हैं, नीट वाले भी वहाँ आ रहे हैं, तो उन्होंने देखा यार कनेक्ट सिविल्स बहुत अच्छा कर रहा है, तो वो अपने भैया दीदी उनको बताएंगे कि आप सिविल सर्विस की तैयारी करो ना, कनेक्ट सिविल्स बहुत अच्छा कर रहा है। इससे फायदा होता है। कोई दूसरी इंडस्ट्री जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री यहाँ पे खोल दी गई, इसको भी क्लस्टर में खोलो। इसके आस में रबर की इंडस्ट्री खोल दी ताकि टायर वगैरह यहाँ से आ जाए। इसके पास में बैटरी इंडस्ट्रीज खोल दी इलेक्ट्रिक वाली, है ना। ये सब ये क्लस्टर बन जाएगा ना, तो ये जो ईवी इंडस्ट्री है इसको खर्चा कमाएगा, इनको भी खर्चा कमाएगा, इन्होंने फटाफट से यहीं पे भेज दिया अपने रबर टायर्स, ठीक है। तो क्लस्टर अप्रोच पे काम करो। अप्लाइंग रिस्क बेस्ड रेगुलेशन, ऐसा नहीं कि गधे घोड़े सब बराबर कर दिए, जितना रिस्क है जिस इंडस्ट्री में उतना ही अप्लाई करो। अब आप हेजार्डियस केमिकल इंडस्ट्रीज पे भी उतने ही रेगुलेशन लगा रहे हो और एजुकेशन इंडस्ट्री पे भी उतने वो लगा रहे हो कि इसको 70 फॉर्म भरने पड़ेंगे, इसको भी 70 ही फॉर्म भरने पड़ेंगे। क्यों भाई, हेजार्डियस केमिकल इंडस्ट्री है, उसको तो ज्यादा रेगुलेशन की जरूरत है ना, उसमें तो बिल्डिंग नॉर्म्स आने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर वहां पे 100 होने चाहिए, हर 20 मीटर पे होने चाहिए। लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री में होने तो चाहिए, लेकिन बराबर मत करो गधों घोड़ों को। मान लो कोई पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री है, वहां तो रेगुलेशन ज्यादा होनी चाहिए, सही बात है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन को आप बढ़ाओ। कैसे भाई, कि अभी रेगुलेशन के लिए गवर्नमेंट एजेंसी जी होती है, अब गवर्नमेंट एजेंसी में करप्शन वगैरह ज्यादा होता है कि भाई इंस्पेक्शन के लिए टीम आई, सेटलमेंट हो गया, ये सब चीजें हो गई। प्राइवेट इंडस्ट्री लाओ जो इंस्पेक्शन के लिए, थर्ड पार्टी की ट्रेनिंग हो गई, सर्टिफिकेट मिल गया। जैसे मान लो मैंने एक कंपनी खोल ली, मेरा काम ही एक इंस्पेक्शन करके आना है कि एक पटाखा की फैक्ट्री में गया मैं और इंस्पेक्ट करके आ गया, किसी कोचिंग में गया इंस्पेक्ट करके आ गया कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, वहाँ पे फायर नॉर्म्स है क्या, वहाँ पे महिलाओं के लिए क्रेश फैसिलिटी है क्या, है ना, सेफ्टी है क्या, सब कुछ है क्या। अब मुझे गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, मैंने सर्टिफिकेट लिया हुआ गवर्नमेंट से कि हाँ मैं रिव्यू कर सकता हूँ। अब वो जो है ना, उस सर्टिफिकेट को करने के मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे गवर्नमेंट द्वारा या फिर वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, क्योंकि गवर्नमेंट में इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट के पास इतना मैन पावर भी नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करो, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में होता है, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अलाउ कर दिया। क्लोज टू 70% ऑफ एप्लीकेशन चूज लाइसेंस फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिख के दे दूंगा सर्टिफिकेट में कि भाई ये जो कोचिंग है कनेक्ट सिविल्स है, इसने सारे नॉर्म्स फॉलो कर रखे, ये मेरे साइन हो गए, ठीक है। मैं क्यों साइन कर सकता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे अथोराइज कर रखा है, गवर्नमेंट ने मेरे साथ टाई अप कर रखा है कि यदि तू बोल देगा ना कि सही है तो मतलब सही है, गवर्नमेंट मेरा ध्यान रखेगी। मुझे गवर्नमेंट को 70 कोचिंगों का ध्यान नहीं रखना, गवर्नमेंट सिर्फ मेरा ध्यान रखेगी, मैं 70 कोचिंगों का ध्यान रखूंगा। तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में तो ऐसा हो रहा है कि जितनी भी कोचिंग है, जितनी बिजनेस है ना, वो प्राइवेट वालों से ज़्यादा प्रेफर करवाते हैं, क्योंकि करप्शन नहीं होता, जल्दी काम हो जाता है, फटाफट से आते हैं, इंस्पेक्शन की टीम आती है, इंस्पेक्ट करके अप्रूवल देके चली जाती है। गवर्नमेंट के मिनटें मांगो, करप्शन करो तो ये दिक्कतें होती है, ठीक है। लास्ट पेज है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस टू डीरेगुलेशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देश दुनिया में क्या क्या हो रहा है भाई, हो रहा है कि जैसे यूएस गवर्नमेंट ने अभी आया, ट्रम्प साहब आए एक दिन, उठे और बोले कि डोज नाम का एक डिपार्टमेंट आएगा, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी। एलन मस्क तो वैसे ही प्राइवेट आदमी है और वो खास एक ट्रम्प का, तो उसने कहा कि गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है ना ये इनफिशियंट है, एक नया डिपार्टमेंट बना दो, डिपार्टमेंट ऑफ डोज इनफिशियंसी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी। दूसरे ही दिन भाई ने सबको मेल कर दिया फायर के लिए कि यदि काम नहीं करोगे सरकारी नौकरों तो तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। तो ये ठीक है साहब। तो 1 in 2 आउट प्रिंसिपल कहाँ का, यूके का। अब 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 1 in 2 आउट प्रिंसिपल क्या है, तो यूके पार्लियामेंट का है। इसमें बोला कि आप किसी भी कंपनी पे कोई भी एक चीज रेगुलेशन की लगा रहे हो ना, तो 2 चीज डीरेगुलेट करो, 2 चीज डीरेगुलेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नया रूल निकाल दिया कि आपको हर 10 मीटर पे फायर एक्सटिंग्विशर लगाने, तो फिर कुछ ऐसी चीज करो कि यार पहले जो कंप्लायंस बर्डन था उसको कम करो, कि यार अच्छा पहले ये नियम था कि पार्किंग के लिए 75% जगह रखनी थी, एक काम करो आपने वर्टिकल पार्किंग शुरू कर दी, तो अब इसकी जगह 30% ही कर दो। तो कुछ नई चीज थोप रहे हो तो पुरानी चीजें जो रिडंडेंट हो गई उनको हटाओ भी सही यार आप। Means every pound of a new regulatory burden on the business is to be offset by identifying and removing 2 pounds of existing burden from other area। दूसरी जैसे पार्किंग का हटा दिया उन्होंने, ठीक है, ताकि बिजनेस बचे रहें। तो ये हो गया। एक नियामकीय भार लाने पर 2 पुराने भार हटाने का नियम होगा। न्यूजीलैंड में नियमन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रेगुलेशन ही बना दी एक, ठीक है।
जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान, सिंगापुर में जो छोटे उद्यम है जिसे मिड्सलैंड बोलते हैं, उनके लिए नियमन में छूट प्रदान करना, ताकि यार छोटे बिजनेसेस को आप बहुत ज्यादा रेगुलेशन लगा दोगे तो वैसे ही मर जाते हैं बेचारे। मेरा मेरा कनेक्ट से मेरी हालत खराब रहती है, इतने सारे कंप्लाइंस बर्डन होते हैं, मेरा हर महीने में कम से कम 4-5 दिन जाते ही जाते हैं कंप्लाइंसेज के लिए, जीएसटी फाइल रिटर्न के लिए, आईटीआर रिटर्न के लिए, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है रेगुलेशंस के लिए, है ना। नगर निगम से परमिशन लो, ये करो वो करो। वो आप कभी बिजनेस करोगे तब पता लगेगा आपको ना। मतलब 2-3 दिन तक तो मैंने, मतलब हर एक बिल का, मान लो हम कहीं खाना भी बाहर खाने जा रहे हैं और उसका यदि हमें इनपुट क्रेडिट लेना है या वगैरह लेना है, तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि ये रहा बिल, रेस्टोरेंट का बिल भी हमें देना पड़ता है। उस बिल की फोटो खींच के हम प्रिंट आउट निकाल के उसको फाइल में जमा के रखते हैं, तो महीने में 3-4 दिन तो इनमें जाते ही जाते हैं। तो एक काम कर सकते हो कि भाई जिस बिजनेस का 5 करोड़ से कम टर्नओवर है उसको छोड़ दो भाई, ग्रो करने दो। अभी वो ग्रोथ पे फोकस करे, बच्चों को पढ़ाने पे फोकस करे, नहीं हो या फिर ये सब करता रहे, ठीक है। हालांकि आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच ए नाइस टीम, तो अब वो लोग करने लगे, तो अब मैं थोड़ा सा शांति है मेरे, ठीक है। ये हो गया साहब। अतिरिक्त तथ्य क्या है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन संघ और अन्य जीएस जो G7 जो अर्थव्यवस्थाएं, उनमें वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 50% से अधिक उत्पन्न करती है। वही ये पटेल बनते हैं, दूसरों को तो ज्ञान देते हैं, खुद 50% ज्यादा वो कर रहे हैं। इन सभी ने लेकिन 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। अपना कितना है? 2070 तक नेट जीरो। थैंक यू सो मच, खत्म हो गया अपना। अब अपने सिर्फ 3 लेक्चर बचे हैं छोटे छोटे। एक तो बजट पढ़ना है अगले लेक्चर में अपने को, ठीक है। एक तो पढ़ना है अपने को बजट, उसके अर्थव्यवस्था की स्थिति, ये तो 3-4 पेज गई, और एक ये जलवायु और पर्यावरण, ये कल अपन खत्म कर देंगे, और अपना 35 मार्क्स का इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए और लाइक करने के लिए और एक दूसरे को बताने के लिए कनेक्ट के बारे में। ओके जी।